हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन लर्न एंड ग्रो क्लासेस। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन में मित्रों हम पढ़ रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसको हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है इसे हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। रिलेटिव प्रोनाउन में देखा था हमने कि हु, whom, whose, what, which, that, as और what, ये वर्ड है जिनको हम एज ए रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं। बेसिकली ये जो है हु, whom, whose, what, which, ये इन शब्दों ये शब्द बेसिकली होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। लेकिन अगर इनका प्रयोग किसी सेंटेंस के बीच में किया जाता है तब ये रिलेटिव प्रोनाउन, इस तरह का यूज रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। और तब इनका जो हिंदी अर्थ होता है वो जा शब्द से निकलता है। ठीक उसी तरह से आई, दैट, एज और बट भी थे। ये रिलेटिव प्रोनाउन में एक एक प्रयोग करके इसको एक एक हमने विस्तृत रूप से समझा था। उसके पश्चात आया था मित्रों एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? एंटीसीडेंट को हमने देखा था कि जब ये रिलेटिव प्रोनाउन जितने भी हैं यहाँ पे, इनके पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है इस रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट कहलाता है। तो इससे संबंधित हमने नियम देखे थे। उसमें एक जो था माफ करिएगा, उसमें एक नियम हमने बताया था मित्रों। नियम हमने सही बताया था, बस रूल में लिखने में हमने मिस्टेक कर दी थी कि द ओनली वन और के बाद नाउन प्लूरल सिंगुलर जो भी होगा। जहां पे ये मैंने रूल बताया था उसमें मैंने एग्जाम्पल सही लिखा था, सिर्फ ओनली लिखना भूल गया था। तो इसे आप वहां पे मेंशन कर लीजिएगा और वो क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसके पश्चात जो है एंटीसीडेंट पढ़ने के पश्चात हमने पढ़ा था डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग सेंस। डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग सेंस में हमने देखा था मित्रों कि डिफाइनिंग क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। डिफाइनिंग सेंस वो होता है जब हम जो रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करते हैं, कोई सेंटेंस हो, उस सेंटेंस में जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके पूर्व आने वाला जो एंटीसीडेंट है नाउन या प्रोनाउन, अगर ये उसको डिफाइन कर रहा है तो ऐसे सेंस में वो डिफाइनिंग सेंस कहलाता है। और नॉन डिफाइनिंग सेंस में हमने देखा था कि नॉन डिफाइनिंग सेंस जो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन के पूर्व आने वाला जो एंटीसीडेंट है वो हम अगर उसको डिफाइन नहीं करता है, अर्थात वो कोई जो भी होगा यहाँ पे आने वाला एंटीसीडेंट नाउन वो एक होता है, सिर्फ अकेले होता है, जैसे फादर, हस्बैंड, मदर, ये अकेले होते हैं, तो इन्हें डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए इसका प्रयोग नॉन डिफाइनिंग सेंस में करते हैं। जैसे हमने वहां पे एग्जांपल बताया था, दिस इज माई फादर हु इज अ टीचर। ये कहते हैं यहाँ पे लिख दे दिस इज माई हस्बैंड who lives in India या अमेरिका, कुछ भी कहते हैं। तो यहाँ फादर जो इस रिलेटिव प्रोनाउन के पहले फादर आया है एंटीसीडेंट के रूप में, या हस्बैंड आया हुआ है, ये इसके एंटीसीडेंट है। साथ ही साथ ये अकेले होते हैं, इनको डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ जो होता है डिफाइनिंग सेंस में, ये कईयों में से एक को डिफाइन करता है। और यहाँ जो होता है अगर इसको हाँ, साथ ही साथ डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों सेंटेंस का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है कि इस जो रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा उसके पहले इसको कामा लगाना आवश्यक होता है। अगर ये कामा नहीं लगाएंगे तो ये अर्थ के अनर्थ देने लगते हैं। जैसे यहाँ पे कह रहे दिस इज माय हस्बैंड हु लिव्स इन अमेरिका, ये अगर ये कामा हटाया हमने तो सेंस होगा ये मेरे उन पतियों में से हैं जो अमेरिका रहते हैं, और कामा लगा देंगे तो ये होगा कि ये मेरे पति हैं जो अमेरिका में रहते हैं। तो इस तरह से हमने डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग को भी देखा। अब उसके पश्चात पढ़ रहे थे हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट।
रिलेटिव प्रोनाउन हम दैट को पढ़ रहे थे कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। रिलेटिव इससे संबंधित हम 3-4 नियम हम मित्रों ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे फर्स्ट नियम हमने पढ़ा था कि जितने एंडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, एंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे आर, मेनी, सम, एनीथिंग, समथिंग, एवरीथिंग एक्सेट्रा, ये अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो इसमें जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो दैट होगा। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया था कि ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती है। तो ये जो दैट लगा है रिलेटिव प्रोनाउन, इसके पूर्व आने वाला जो एंटीसीडेंट है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सेकंड नियम में मित्रों हमने देखा था इसका कि जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव की अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री वो जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा उसके पूर्व आया होगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही इस्तेमाल करेंगे। थर्ड रूल इसका ये मैं बताया था तो कि अगर किसी वाक्य में एक व्यक्ति की बात की गई हो और एक जानवर की बात की गई हो तो उसके बाद जो आने वाला रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो दैट का प्रयोग किया जाएगा। फोर्थ नंबर पे हमने बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन अगर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में द, फ्यू या द लिटिल आया हुआ है तो हम प्रयोग करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट। ये सब हम रिवाइज कर रहे हैं मित्रों, जिसको हम ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो जो थी उसमें बता चुके हैं। नेक्स्ट नियम इसका है ये है, अगर सेंटेंस में द ओनली शब्द का प्रयोग किया गया है, क्या द ओनली शब्द का प्रयोग किया गया है तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का ही इस्तेमाल होगा। इतना हम बता चुके थे। अब इसके पश्चात हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इससे संबंधित और क्या क्या नियम रह गए हैं। तो नेक्स्ट नियम जो भी हो आप नेक्स्ट नियम डालिएगा नंबर, तो उसमें यह है कि मित्रों अगर रिलेटिव प्रोनाउन किसी सेंटेंस हो, कोई सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया हो हु, क्वेश्चन इंट्रोगेटिव वर्ड, जो इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं हु, हूं, हुच, हु इस्तेमाल किया गया हो, व्हाट इस्तेमाल किया गया हो या विच इस्तेमाल किया गया है तो हम जो रिलेटिव प्रोनाउन आएगा वो दैट का प्रयोग करेंगे। अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन इसके पूर्व जो एंटीसीडेंट होगा हु, व्हाट या विच में से कोई आया होगा तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में दैट का इस्तेमाल करेंगे। हु फॉर एग्जाम्पल के लिए हु इज हियर, हु इज हियर, दैट डज not obey you, जैसे who is here that does not obey you, यहाँ कौन है जो तुम्हारी आज्ञा का पालन नहीं करता है या तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता है। तो यहाँ पे देखिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में जो इंट्रोगेटिव वर्ड है हु इस्तेमाल किया गया है, इसलिए हम रिलेटिव प्रोनाउन दैट का प्रयोग करेंगे। अब अगला रूल है कि अगर किसी सेंटेंस में इट प्लस टू बी, अर्थात टू बी में क्या आता है मित्रों, इज, एंड, आर, वाच, वन, ये टू बी में आते हैं। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आया हुआ है तो इसके पश्चात जो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा वो दैट का प्रयोग होगा। जैसे इट इज बुक, दैट आई हैड ऑर्डर्ड, इट इज बुक्स दैट आई हैड ऑर्डर्ड। तो देखिए क्या है, इट आया है, उसके बाद टू बी में से कोई इज, एम, आर, वाज, वर में से कोई आएगा और तब हम एक स्ट्रक्चर जो इस तरह का आता है तो हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो ये रहे कुछ
जो रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित दैट के नियम से संबंधित थे। अब आगे देखते हैं जो उसमें रह गया था मित्रों, तो उसे हम आगे देखते हैं। आता है पहला नियम है मित्रों इसमें द बट का है। अगला नियम रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज। इसका हमने बताया था मित्रों कि इसका पूरा मतलब होता है हु नॉट। रिलेटिव प्रोनाउन में इसका मतलब होता है जो कि नहीं, जो कि नहीं होता है। रिलेटिव प्रोनाउन में इसका अर्थ जो कि नहीं होता है। इसका प्रयोग हम कुछ ऐसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल से आप बहुत अच्छे तरह से समझ जाएंगे कि देयर वॉज नोबडी, देयर वॉज नोबडी बट का यहाँ पे तात्पर्य क्या है? हु नॉट, जो कि नहीं। बट वाज सेलेक्टेड, देयर वाज नोबडी, यहाँ कोई नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो सेलेक्ट ना हुआ हो, तो ये रहा बट का यूज। बट रिलेटिव प्रोनाउन में उसका अर्थ होता है हु नॉट या जो कि नहीं। अब अगला है मित्रों द सेम। रिलेटिव प्रोनाउन द सेम, डॉट एज या दैट। अर्थात ये जब आएगा मित्रों द सेम अगर आता है किसी सेंटेंस में तो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हम एज और दैट दोनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कब करते हैं वो हम से जानेंगे। पहला है मित्रों इसका कि अगर जो द सेम सेंटेंस किसी सेंटेंस में यूज किया गया है और ये इसका फर्स्ट पार्ट में द सेम यूज किया गया है। सपोज दैट कोई सेंटेंस है जो दो लाइन से बना हुआ है, पहले वाले में द सेम लिखा गया है तो और दूसरे वाले में वर्ग स्पष्ट रूप से दी गई है, वर्ग स्पष्ट की गई हो, तो हम एज और दैट दोनों में से किसी का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे रहे हम दिस इज द सेम मोबाइल, this is the same mobile as yeah that I bought from Delhi. Now, this is the same mobile that I bought from Delhi। तो यहाँ पे देखिए मित्रों I bought ये स्पष्ट रूप से वर्ग दी गई है, यहाँ पे क्लियर किया गया है, तो ऐसे में हम एज और दैट दोनों सही कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दूसरा नियम ये बनता है कि फर्स्ट वाली पार्ट में अगर द सेम दिया गया है और उसके पश्चात जो है वर्ग जो दूसरा वाला पार्ट है उसमें वर्ग स्पष्ट नहीं की गई हो, तो ऐसी दशा में सिर्फ हम एज का प्रयोग करते हैं, दैट का नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह दें कि दिस इज द सेम शर्ट, दिस इज द same shirt as yours। यहाँ पे समझने के लिए इस कर लीजिएगा, तो इधर है दिस इज द सेम शर्ट, ये ठीक वैसे ही शर्ट है एज योर्स जैसे कि तुम्हारी है।
ये यही पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहाँ इज नहीं दिया गया है, अर्थात ये यहाँ पे हम जब जो यूज करेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउंस एज का करेंगे, दैट का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसे में दैट का प्रयोग गलत माना जाता है। तो ये रहा द सेम से संबंधित, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। आप देखते रहिएगा कि द सेम के बाद डॉट डॉट मैंने किया, एज और दैट दोनों का इस्तेमाल किया जाता है तब जब सेकेंड वाले पार्ट में वर्ब स्पष्ट की गई हो तब। फॉर एग्जाम्पल से ये आपको लिख लीजिए या आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ बहुत ऑलरेडी दिया गया है, वर्ब दी गई है, लेकिन दैट का प्रयोग तब नहीं होगा, सिर्फ एज का होता है द सेम के आने पर जब सेकेंड वाले पार्ट में वर्ब क्लियर स्पष्ट ना हो। तो ये रहा दैट द सेम से संबंधित। अब अगला रूल है मतलब सर्च एज, सर्च एज अगला नियम है सच एज। इससे संबंधित रूल है मित्रों कि अगर वाक्य में सच दिया गया है तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे, एज का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आई हेट द सच बॉयज एज टेलर आई हेट सच बॉयज। यहाँ पे हु करके भी दे सकता है मित्रों आपको क्वेश्चन में, जो कि गलत रहेगा, यहाँ एज सही होगा। आई हेट सच बॉयज एज टेल ए लाई, मैं ऐसे बच्चों से घृणा करता हूँ जो झूठ बोलते हैं। तो ये रहे सच और एज से संबंधित। तो ये रहे मित्रों कुछ रिलेटिव प्रोनाउन से संबंधित रूल्स, जिसमें हमने एक एक करके उसको देखा। अब इसी रिलेटिव प्रोनाउन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, जो आपके बुक में दिया गया है कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है। इसको मित्रों हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो है हमने विधिवत, जो आपके बुक में था भी और नहीं भी था, मैंने उस तरह से आपको विस्तृत तौर पर समझाने का लिख करके प्रयास किया है। अब आपके बुक से देख लेते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है। लिखा है कई भाषा में जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ता है। अभी हमने देखा कि तमाम कंजंक्शन थे जो रिलेटिव प्रोनाउन थे, जैसे हु था, होम था, हुज था, व्हाट था, विच था, दैट था, एज था, सेम था, बट था। ये तमाम जो अभी हमने जिक्र किया उसका, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउन थे जो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहे थे, बट इन्हें हम कंजंक्शन ना करके रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो ये दो वाक्यों को जोड़ता था, अपने से पहले आए हुए नाउन से संबंध प्रकट करता है रिलेटिव प्रोनाउन या संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। यह संबंध प्रकट करना मतलब क्या, अपने एंटीसीडेंट के बारे में बताना। जैसे देखिए लिखा दिस इज द बुक विच आई बॉट। तो ये विच क्या है, हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन है और इसका एंटीसीडेंट कौन है, बुक। दिस इज द बॉय हुज ब्रदर इज फेमस प्लेयर। ये वही लड़का है जिसका भाई एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। अगला है रीड द बुक्स दैट यू लाइक। पढ़िए उस किताब को दैट यू लाइक जिसे आप पसंद करते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले दैट के रूल्स को देखा कि दैट कहाँ प्रयोग होता है, हु व्हिच व्हाट सबको देखा है। अगला है शी मेड द बॉय हु स्टोल योर वॉच। वह उस लड़के से मिली जिसने उसकी क्या चुरा ली थी, घड़ी। द बेगर whom you saw is blind। वह भिखारी जिसको आपने देखा वो क्या है, अंधा है। पहले वाले वाक्य में विच का संबंध बुक से, यह आई, दिस इज द बुक। दूसरा है आई बॉट अ बुक। इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है, कौन जोड़ता है, विच इन दोनों वाक्यों को जोड़ता है। दूसरे वाक्य में है दैट का संबंध बुक से है, ये रीड द बुक्स।
और यू लाइक द बुक्स वाक्यों को आपस में जोड़ता है। तीसरे वाक्य में हुज का प्रयोग किया गया है, इसका संबंध बॉय से है, दिस इज द बॉय। और सेकेंड है हिज ब्रदर इज अ फेमस प्लेयर, वाक्यों को जोड़ता है। चौथे वाक्य में हु है का संबंध बॉय से है, यह सी मेक द बॉय ही स्टोल योर वॉच, तो इन दोनों को आपस में जोड़ता है। पांचवें वाक्य में हुम का संबंध बेगर से है, बेगर मतलब भिखारी होता है, यह यू शॉ अ बेगर द बेगर इज ब्लाइंड, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ता है। नोट, यहाँ पे नोट करके कुछ कह रहा है, कह रहा कि रिलेटिव प्रोनाउन जिस नाउन से संबंध प्रकट करता है उस नाउन को एंटीसीडेंट कहते हैं, पूर्वगामी कहते हैं, पूर्ववर्ती कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर, जेंडर और पर्सन अपने एंटीसीडेंट के अनुसार आता है। इसको हमने एक एक करके देखा है और विधिवत पढ़ा है। प्रमुख रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहाँ से फिर से एक बार रिवाइज करने का आपको अपनी बुक समझने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उसको भी हम एक बार पुनः देखते हैं। क्या कह रहा है? रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हु, हुम का प्रयोग व्यक्तियों के लिए, जो ऑलरेडी हम जानते हैं कि हु जो होता है इसका ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है और पॉसेसिव केस हुज होता है। ये तीनों व्यक्तियों के लिए प्रयोग होते हैं। ये नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव केस में प्रयोग किए जाते हैं। हु का प्रयोग नॉमिनेटिव केस में कर्ता कारक तथा हुम का ऑब्जेक्टिव केस में होता है। दिस इज द बॉय हु अब्यूज्ड मी, तो देखिए क्या है कि हु अब्यूज्ड मी, हु अब्यूज्ड मी। तो अगर आप सेंटेंस को विधिवत पढ़ा है, आपने समझा है, तो आपको यहाँ डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। कोई भी जो सेंटेंस होता है उसको हम सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब या सिर्फ हम वर्ब कहें, उसके बाद ऑब्जेक्ट और एक्सेट्रा के क्रम में लिखते हैं, अदर वर्ड के क्रम में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि अब्यूज्ड क्या है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। क्या है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये इसके बाद ऑब्जेक्ट आया है। तो यहाँ से क्या गायब है? इसे सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए चाहिए क्या? सब्जेक्ट चाहिए, और इसी सब्जेक्ट के रूप में हु यहाँ पे रखा गया है। और हु का प्रयोग हमने यहाँ देखा नॉमिनेटिव केस में प्रयोग करते हैं। तो नॉमिनेटिव केस ये जो बॉय है, बॉय के लिए, व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होता है और कर्ता कारक के रूप में कह रहा है। तो देखिए कर्ता कारक के रूप में क्रिया से पहले आया हुआ है, इसलिए कर्ता कारक के रूप में प्रयोग भी हुआ है। नेक्स्ट, दीज आर द बॉयज हु केम बिफोर टाइम, दीज आर द बॉयज हु केम बिफोर द टाइम। ठीक उसी तरह से है, आपको समझ में आ गए होंगे। ये वही बच्चे हैं हु केम बिफोर द टाइम, जो समय से पहले आते हैं। ये हु का एंटीसीडेंट क्या है? बॉय। यहाँ जो हु का एंटीसीडेंट है ये क्या है? बॉयज। और दूसरा इसमें ये भी नियम बताया मित्रों कि जो ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, जिसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें ये बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व आने वाला एंटीसीडेंट के अनुसार ही उसके पश्चात आने वाली क्रिया निर्धारित होती है। देखिए यहाँ पे बॉयज लिखा गया है और बॉयज प्लूरल नंबर में है, इसलिए यहाँ पे तो केम जो लिखा गया है, हालांकि पास्ट टेंस में है, तो यहाँ आप बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये फर्स्ट में ये सिंगुलर है या प्लूरल है। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। यहाँ भी सेकेंड फॉर्म है। गीता इज द गर्ल whom everybody loves। अब अच्छा यहाँ whom क्यों लगा है? जब हमने यह वहां पे पढ़ा था तो हम आपको एक दो टिप बताए थे कि अगर वर्ब जो होगी, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी, ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। तो यहाँ देखिए एवरीबॉडी लव्स, हर कोई प्यार करता है। किसको प्यार करता है? तो इसके पश्चात हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। इसी ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या रखा गया है? whom। और whom क्यों रखा गया? क्योंकि गीता इसका एंटीसीडेंट है, जो लिविंग है, व्यक्ति है, के अंतर्गत आती है। अगला है who those whom the gods loves die, वो पहले मर जाते हैं, जवानी में ही मर जाते हैं, जो ईश्वर को बहुत प्रिय होते हैं।
तो देखिए यहाँ पे सही मायने में दोस्त डाई यंग, वे पहले मर जाते हैं। द गॉड्स लव, लव क्या है? ये सेंटेंस सही मायने में इस तरह से है, एक सेंटेंस है दोस्त डाई यंग, वे पहले मर जाते हैं। द गॉड लव, जो ईश्वर को प्रिय होते हैं। तो कौन? लव क्या है? कैसी क्रिया है? ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस क्रिया को, ट्रांजिटिव वर्ब को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए, इसलिए हुम लगा हुआ है। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। हुज, नेक्स्ट नियम इसका है हुज। होश को देखते हैं। होश का प्रयोग साधारणतः व्यक्तियों के लिए होता है। अभी हमने होम और होश को बताया था, तो तीनों ही जो है व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होते हैं, परंतु कभी कभी बेजान वस्तुओं के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जब बेजान वस्तुओं के लिए का प्रयोग किया जाता है, उसको हमने पिछले वीडियो में जो मैंने लिख के बताया है वहां बता चुका हूँ। यहाँ अगर दिया हुआ तो फिर से जिक्र हो जाएगा। दिस इज द माइंड हुज वाज लास्ट। दिस इज द माइंड, ये वही व्यक्ति है हुज वाज लास्ट, जिसकी घड़ी खो गई है। किसकी घड़ी खोई है? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, वाच सब्जेक्ट के रूप में, ये वर्ब के रूप में, लॉस्ट उसकी वर्ब या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो भी कह सकते हैं आप, जो आपको समझ में आ रहा होगा वो। तो हमें चाहिए क्या? इसका पोसेशन चाहिए। इस पे, इस वॉच किसकी खोई है, इस पे स्वामित्व किसका है। तो जब स्वामित्व दिखाते हैं तो हम पॉसेसिव चीज पोसेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे पॉसेसिव केस के रूप में हुज आया हुआ है व्यक्ति के लिए। दिस इज द प्रॉब्लम हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट। ये समस्या, दिस इज द प्रॉब्लम, इस समस्या हुज सॉल्यूशन इज डिफिकल्ट, जिसका समाधान बहुत ही कठिन है। बेजान वस्तु है, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम, इसका एंटीसीडेंट क्या है? हुज का प्रॉब्लम। तो ये किसके? बेजान वस्तु के लिए प्रयोग हुई। अब अगला है विच। विच का प्रयोग छोटे पशु अथवा निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है द बुक विच आई borrowed फ्रॉम यू इज लॉस्ट। द बुक, सही मायने में सेंटेंस कैसे है? द बुक इज लॉस्ट, आई borrowed फ्रॉम यू, जिसको मैंने तुमसे खरीदा था। तो ये विच है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका एंटीसीडेंट बुक लिखा गया है जो वस्तु है। द हॉर्स विच आई बॉट लास्ट मंथ ओन द रेस। वह घोड़ा जिसको मैंने खरीदा था, कैसे सेंटेंस? द हॉर्स ओन द रेस, घोड़ा रेस जीता। आई बॉट द लास्ट मंथ, जिसको मैंने पिछले महीने खरीदा था। तो इसको हमने जब जोड़ा है तो किससे जोड़ा है? यहाँ पे जोड़ा गया विच से, क्योंकि जो भी होता है पशु के लिए जो होता है वो, ये विच को हमने देखा था मित्रों वहां पे कि हम जब लिख करके आपको बताए हैं तो वहां पे विच और वाट दोनों को बताया गया है कि ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव केस दोनों भी तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। अब अगला टॉपिक है दैट का। दैट का प्रयोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए होता है। पहला इसका यूज है एग्जाम्पल के थ्रू बताया है, द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल। द बुक दैट यू गेव मी इज वेरी यूजफुल, वस्तु के लिए। गिव मी ऑल द पेन्स दैट आई गेव यू, तो यहाँ पे ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन जिसको हम पढ़े हैं। हैप्पी इज द माइंड दैट स्पीक द ट्रूथ, वो व्यक्ति कितना खुश होता है जो सत्य बोलता है। ही दैट इज कंटेंट इज रीच, कंटेंटेड मतलब जो संतुष्ट होता है वो क्या है? अमीर होता है। अब अगला प्रयोग है इसका एज का। एज का प्रयोग देखिए लिखा है, एज का प्रयोग, एज का प्रयोग सच और सेम के पश्चात होता है। अभी हमने कुछ क्षण पहले बताया मित्रों कि द सेम एज स्ट्रक्चर लिखा था, एज और दैट।
इन दोनों इसका यूज बताया और बताया आपको अगर सच दिया है तो उसके पश्चात एच यही आता है। तो इन दोनों को आप जो मैंने लिख करके समझाया है वहां से समझ लीजिएगा, बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। और हमारे भाई बार जिक्र हुआ कर दिया जाता है, आई फील द सेम डिफिकल्टी एज यू फील। एज यू फील, आई फील द सेम डिफिकल्टी, मैं वही डिफिकल्टी का अनुभव कर रहा हूँ एज फील, जैसा तुम अनुभव कर रहे हो। दिस इज द सच मैन एज सा एस्टरडे, ये वही है बिल्कुल उसी तरह से सब ऐसा ही दिख रहा व्यक्ति है जैसा मैंने कल देखा था। वाट का प्रयोग रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में केवल वस्तुओं के लिए होता है, इसका एंटीसीडेंट इसी में होता है, दिया नहीं होता है। ये ये भी वाट ही वाइल, देखिए यहाँ पे लिखा है वाट का मतलब क्या है, दैट प्लस विच होता है। वैसे हम बताएंगे मित्रों उसमें रिलेटिव प्रोनाउन, वाट एक ऐसा रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका कोई एंटीसीडेंट नहीं होता है। तो ये रहा मित्रों रिलेटिव प्रोनाउन। आई होप जो मैंने लिख करके बताने का प्रयास किया है वो आपको समझ में आए होंगे, और जो अवशेष रह गए होंगे आपकी बुक से वो आपको कंफ्यूजन जो कुछ बचे रहे होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। तो ये रहा रिलेटिव प्रोनाउन, आई होप आपको समझ में आए होंगे। चूंकि इसमें बहुत ज्यादा समझने की बात उस तरह की नहीं थी जैसे एक्सरसाइज में होती है, जो ये सबके सब रूल थे, तो एक बार दो बार इसे रिवाइज करेंगे तो इसके पश्चात जो आने वाली एक्सरसाइज है वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगी, आप उसे सॉल्व भी कर पाएंगे। तब इसके पश्चात हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।